बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। आज काफी दिनों बाद वो अपनी दोस्त से मिलने उसके घर आई थी। बहुत कमजोर हो गई हो यार, तुम पहले तो बहुत प्यारी दिखती थी। उसकी दोस्त ने उसे गले लगाकर कहा तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बस इंसान को उसके नसीब मार देते हैं। उरूबा ने भीगी आंखों के गोशे साफ किए। मदीहा ने उसे हौसला दिया, तुम बहुत हिम्मत और हौसले वाली हो, देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मदीहा मुस्कुराई तो उरूबा भी उसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को सजाना मुनासिब समझा। अच्छा, अब मैं निकलती हूँ, माँ बाबा परेशान होंगे मुझे घर ना देखकर। बताकर भी नहीं आई। मेरा दिल घबरा रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूँ। इससे पहले कि वो उसे खुदा हाफिज कहती, उरूबा का फोन बजने लगा। हमदान खानजादा का नंबर देखकर वो हैरान हुई। हेलो, कहाँ हो तुम? उरूबा, मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? उरूबा हैरान हुई। तुम बाहर तो आओ, अब सारी बातें फोन पर ही पूछोगी क्या? हमदान खानजादा ने उससे बाहर आने के लिए राजी किया। मैं नहीं आ रही, मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही हूँ। अभी ही तो आई हूँ उसके घर पर। और तुम्हें किसने कहा कि मैं उसके घर गई हूँ? वो पुलिस इंस्पेक्टर बनी हमदान से सवालात करने लगी। मुझे तुम्हारे वालिदैन ने भेजा है। ये सुनना था कि अरूबा फौरन से फ़ोन बंद करके बाहर आ गई थी और सीने पर बाजू लपेटकर हमदान को देखा। अम्मी अब्बू को किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? उसकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई थी। तुम गाड़ी में तो बैठो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वो मुस्कुराता वो उसे कांधों से थाम कर कहने लगा। तो अरूबा ने गुस्से से उसे देखा। अपनी हद में रहो, आगे ना बढ़ो हमदान। हमदान खानजादा अपनी जगह सुन हो गया, लेकिन अगले ही लम्हे अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट बिखेर कर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वो तेज गाड़ी चला रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? कहीं जल्दी पहुंचना है? तो तुम मुझे यहीं उतार दो, मैं रिक्शे में घर चली जाऊंगी। इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले जो कुछ हुआ था उसने उरूबा को हिलाकर रख दिया था, इसीलिए वो हमदान से सख्त नाराज थे। अब जब जिम्मेदारी उठाई है तो निभाऊंगा भी। तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर दम लूंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे काम होते रहेंगे। हमदान ने एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा तो वो पलकें झुका गई। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर उसे दिखाई दे रहा था। ये घर का रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया? 15 से 20 मिनट के बाद भी जब उरूबा को एहसास हुआ कि घर अभी तक क्यों नहीं पहुंची तो उसने हमदान की तरफ देखा। वो लब भींच गया। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अगले ही लम्हे उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। क्या हो गया है? रिलैक्स रहो, जहाँ भी ले जाऊंगा हिफाजत में ही रहोगी। हमदान की बात सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो, ये तो बता। गाड़ी घर की तरफ मोड़ो। अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो मैं अभी इसी वक्त गाड़ी से कूद कर जान दे दूंगी। हमदान ने ये सुना तो हंसने लगा। कूदो, जान दो, मैं भी तो देखूं तुम में कितनी हिम्मत है। अरूबा की आंखें उबल पड़ी। क्या हो गया है हमदान, क्यों तंग कर रहे हो? ना तंग करो, सीधी और साफ बात करो कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। हमदान ने अपने कानों में उसके सामने डैशबोर्ड पर रखा एक एयरपीस डाल लिया और फोन से किसी से बात करने में मसरूफ हो गया। अरूबा तिल मिला कर रह गई। काफी देर बाद जब उसने गाड़ी रोकी और उसे खींच कर गाड़ी से बाहर निकाला तो वो शशतर निगाहों से उसे देखने लगी। छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी शोर मचा दूंगी, तमाम लोग जमा होकर मुझे तुमसे बचा लेंगे। हमदान ने ये सुना तो हंसने लगा। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता अरूबा। अरूबा ने जैसे ही निगाहें उठाकर देखा तो उसे अपने ही घर पर ले आया था। मैं अंदर हरगिज़ नहीं आऊंगी। वो वहीं ढीठ बनी खड़ी रह गई। अच्छा, तो तुम अंदर नहीं आओगी? हमदान ने कहा तो उसने दोबारा से नफी में सर हिलाया। और अगर मैं यहाँ सबके सामने तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले गया तो सोच लो कि लोग क्या कहेंगे। ये सुनना था कि अरूबा रुहासी होकर उसे देखने लगी। तुम क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? और तुम्हारे घर आने का मेरा क्या मकसद है? हमदान ने सीने पर बाजू लपेट कर उसे गौर से देखा था। तुम अंदर तो आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या मकसद है। ना चाहते हुए भी उरूबा को अंदर दाखिल होना पड़ा और अंदर आते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहाँ मेहमान मौजूद थे। घर सजा हुआ था और तो और उसके वालिदैन भी वहीं मौजूद थे।
छोटी बहन ने भी उसे देखकर सीटी बजाई। दुल्हन मान गई, दुल्हन मान गई। ये आवाज़ सुनकर अरूबा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। उसने शिकवा कुना निगाहों से हमदान की तरफ देखा। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने जब तुम्हें एक बार मना कर दिया था तो कर दिया था। वो मेरा आखिरी फैसला था। हमदान ने अरूबा की आवाज़ जैसे सुनी ही ना हो और उसका हाथ थामकर उसे खींचकर सोफे के ऐन बीच में लाकर बिठा दिया। उसकी छोटी बहन ने फटाफट से दुपट्टा उसके सर पर ओढ़ाया और मौलवी साहब ने हिजाब कबूल के लिए दोनों से रजामंदी लेनी शुरू कर दी। अरूबा का मुंह खुला का खुला रह गया। इतने मेहमानों की मौजूदगी में वो मना नहीं कर पाई। उसकी आंखों से अलबत्ता आंसू तवातुर से बह रहे थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ हमदान, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। उसने साइन करने से पहले एक बार हमदान की तरफ देखकर कहा था। हमदान ने अपने कांधे उचकाए। अब ये तो वक्त बताएगा कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। वो नताइज से बेपरवाह था। अरूबा ने कबूल है कहकर हमदान को अपनी ज़िंदगी में शामिल तो कर लिया था, तो क्या वो उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल भी करेगी? ये एक ऐसा सवालिया निशान था जो हमदान को परेशान तो कर रहा था, लेकिन उसने सब कुछ अपनी किस्मत के हवाले कर दिया था। अम्मी अब्बू, आप भी इनके साथ शामिल थे? उसने रोते हुए उनसे शिकवा किया। बेटा, ये तुम्हारी भलाई के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। अपने वालिदैन के मुंह से ये बात सुनकर वो बिल्कुल ही चुप होकर रह गई। मेहमान जा चुके थे, अब सिर्फ हमदान, उसकी फैमिली और अरूबा की फैमिली वहाँ मौजूद थी। क्या ख्याल है हुसैन साहब, रुखसती भी ना करवा ली जाए? हमदान के वालिद ने अरूबा के वालिद से कहा तो उन्होंने बेख्तियार हाँ कह दी। अरूबा वहीं अपनी जगह जमी खड़ी रह गई। नहीं, मैं रुखसती नहीं करना चाहती अभी, अरूबा ने कहा तो उसकी वालिदा ने उसे घूर कर देखा। अरूबा डरी हुई है, सहमी हुई है। इसकी तरफ से हम आपको इजाज़त देते हैं, रुखसती कर ली जाए। हमदान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने निगाहें झुका लीं। अरूबा का दिल चाह रहा था कि वो पास खड़ा गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारे ताकि उसके होश ठिकाने आ जाए। समझते क्या हो तुम खुद को? अरूबा ने दिल ही दिल में उसे कहा था। रुखसती का यूं शोर मच उठा और अरूबा जो अपनी दोस्त से मिलने गई थी अब हमदान की दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और हमदान अंदर दाखिल हुआ। अरूबा ने शिकवा भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। दोस्त होने का दावा करते हुए और दुश्मनी भी निभाते हुए, भला ये कैसा दोस्त हुआ? अरूबा ने रोते हुए कहा तो हमदान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा। खबरदार, मेरे करीब भी मत आना। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हुआ है और मैं तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। हमदान एक लम्हे के लिए जैसे ठहर सा गया। अरूबा का गुस्सा जायज़ था, लेकिन उसकी वजह क्या थी वो समझने से कासिर था। तो मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं थी? मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। उसने इंतहाई नरमी से अरूबा के पास बैठना चाहा तो अरूबा ने उसे घूर कर देखा। दूर हो जाओ और मुझसे बात भी दूर रहकर करो। ओके ओके। अरूबा का गुस्सा देखकर वो दूर सोफे पर बैठ गया। लेकिन मेरा सवाल तो अभी तक वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? अरूबा रोने लगी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाया। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। मैं तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी और ना अब मैं एक बार फिर से खुद को उन लम्हात के लिए तैयार कर सकती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आकर गुजर भी गए। मेरी ज़िंदगी में ज़ख्मों का एक अंबार मौजूद है और लोगों को लगता है कि मेरे ज़ख्म मुंदमिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तुम तो दोस्त होने का दावा किया करते थे, तुमने ही मुझे ना पहचाना तो मैं दूसरों से क्या शिकवा करूं? अरूबा अपने आंसू पहुंचकर हमदान की तरफ देखा था। मैं तरस भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती, ना मैं किसी की खुद पर तरहम भरी निगाहें बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं तलाक याफ्ता हूँ और मुझे तलाक याफ्ता ही रहने दो। उसने अपने दोनों हाथ हमदान के आगे जोड़े थे। हमदान को लगा था कि अरूबा थोड़ा गुस्से का इजहार करेगी और उसे उसका शौहर तस्लीम कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसने हमदान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। हमदान ने कुछ भी न कहा, उसे रोने दिया। मुझे नींद आ रही, लाइट बंद कर दो, उसने हमदान को कहा तो हमदान ने आगे बढ़कर लाइट बंद कर दी। अंधेरे में दो नफूस दो अलग अलग सोच लिए अपनी अपनी जगह मौजूद थे। अरूबा की आंखों से आंसू बह रहे थे।
और वो माजी में गुम थी, जबकि हमदान बिल्कुल खामोशी से लेटा अपने माजी में गुम था। एक ऐसा पल उन दोनों की ज़िंदगी में आया था जिसने उनकी ज़िंदगियां बदल कर रख दी थी। उस वक्त भी उरूबा के जहन में वही सब कुछ घूम रहा था, और हमदान के जहन में तो वो मंजर हमेशा के लिए जैसे नक्श सा हो गया था। आज से 1 साल पहले दिसंबर की एक सर्द रात थी जब हमदान ने लंदन से पाकिस्तान सफ़र करते हुए घर वालों को सरप्राइज देने का सोचा था। वो जैसे ही घर पहुंचा तो घर वीरानी का मंजर पेश कर रहा था। माँ, बाबा, आप लोग कहाँ हैं? घर के बाहर खड़ा हूँ मैं। एयरपोर्ट से सीधा घर पहुंच गया हूँ, पर आप लोग तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। दराज कद, हैंडसम सी शख्सियत, सलीके से जमे हुए बाल और जीन्स शर्ट पहने वो बहुत जाज़िब नज़र दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसका सरप्राइज पानी में मिल चुका था। अरे बेटा, हम लोग यहाँ शादी की तकरीब में आए हुए हैं, तुम भी आ जाओ, तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहे हैं। वो काफ़ी हद तक थका हुआ था, लेकिन उसे अपने घर वालों को देखना ज़रूर था। माँ, बाबा, प्लीज़ आप लोग आ जाए ना। उसने फ़ोन पर इल्तिजा की। बेटा, अभी तो शादी की तकरीब शुरू भी नहीं हुई, और पूछोगे नहीं किसकी शादी की तकरीब है? हमदान ने नासमझी से फ़ोन कान से हटाकर देखा था। अब भला मुझे क्या पता, मैं तो आज ही लंदन से पाकिस्तान आया हूँ। अम्मी भी ना कभी कभी कैसे सवालात कर लेती हैं। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता, आप ही बता दें, फिर मैं सोचूंगा कि मुझे आना चाहिए या आराम को तरजीह देनी चाहिए। जवाब में उसे अपनी वालदा की हंसी सुनाई दी। मेरा प्यारा बेटा, जल्दी से आ जा, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, और शादी की तकरीब उरूबा की है, उरूबा की बारात है, तुम जल्दी से आ जाओ। ये सुनना था कि हमदान एक लम्हे के लिए ठहर सा गया। उसे लगा कि उसे सुनने में गलती हुई है। अम्मी, उरूबा? कौन उरूबा? उसने बमुश्किल खुद पर काबू रखते हुए पूछा था, और अब सांस रोके अपनी वालदा के जवाब का मुंतज़िर था। क्या हो गया? लंदन जाकर सब भूल गए हो क्या? अरे वही जो हमारे पड़ोस थे, उनके बड़ी बेटी उरूबा की शादी है। तुम भी आ जाओ बेटा, मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ। याद तो आ गया ना तुम्हें? अब उन्होंने उससे पूछा तो उसने सांस रोक के उनकी ये बात सुनी थी। जी जी अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एड्रेस सेंड कर दीजिए, दिल हुआ तो आ जाऊँगा। फ़ोन फ़ौरन से बंद करने के बाद उसने अपने घर की बैरूनी दीवार से टेक लगा ली थी। उरूबा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? वो खला में घूर कर गायब दिमागी से उरूबा से मुखातिब था। उसकी आंखों में नमी झिलमिलाने लगी। आंसू टूट कर पलकों पर गिरने ही वाले थे कि उसने सरहद से उन्हें साफ कर लिया। मर्द रोते नहीं, बल्कि मजबूती दिखाते हैं। अगर मर्द रो ले तो फिर मजबूत कौन बनेगा? उसकी वालिदा ने उसे यही सिखाया था, पर इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो धाड़े मार मार कर रो दे। तुमने मेरा वादा भुला दिया। क्या 3 साल पहले वो जॉब के सिलसिले में लंदन चला गया था, और वहाँ उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। उरूबा से तब उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो उसका इंतज़ार ज़रूर करेगी। उसने मरे मरे कदमों से खुद को वहाँ जाने के लिए राज़ी किया था, और आगे बढ़कर टैक्सी में बैठकर हॉल की जानिब रवाना हो गया था। उरूबा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। इसके बराबर में उसके मिजाजी खुदा अरशद ने उसे गौर से देखा था। अगर आप घूंघट कर लेती तो और भी प्यारी लगती। उरूबा ने यह सुना तो अगले ही लम्हे उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। यहाँ बहुत सारे मर्द हैं, सब आपको देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उरूबा ने फटी फटी निगाहों से अपने शौहर के मुंह से ये सुना था। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। उसने फौरन से अपनी बहन को इशारे से बुलाया। उसकी छोटी बहन दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ आपी, सब ठीक है ना? उरूबा की आंखें नम होने लगी। बस तुम एक काम करो, मेरा घूंघट कर दो। दुपट्टा पड़ा हुआ है ना लाल वाला, जिसे मैं हॉल में इंटर हुई थी, वही मुझे दोबारा उड़ा दो। उसकी छोटी बहन ने ये सुना तो हैरत ज़दा रह गई। पर आपी, अभी अब रुखसत तो नहीं हो रही है, तुमसे जितना कहा है उतना करो। उसने गुस्से से उसे देखा तो उसने फौरन से उसे घूंघट उड़ा दिया। बहुत फर्मा बरदार बीवी हो तुम, अरशद ने उसे मोहब्बत बाश निगाहों से देखते हुए कहा। उरूबा के दिल को ढारस बंधी कि चलो अब उसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन अगले ही पल जब उसने उसके नाखूनों को देखकर तनकीद का निशाना बनाया तो उरूबा का दिल चाहा कि वो उसी वक्त भागकर वहां से निकल जाए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शादी हो चुकी थी और वो उसका शौहर बन गया था। उरूबा ने अपनी आंखों को साफ करने के बाद जैसे ही सामने की तरफ नजर की थी तो अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। उसके सामने हमदान खानजादा खड़ा था और उसे गौर से देख रहा था। बहुत मुबारक हो, फीकी हंसी हंसते हुए उसने उरूबा से मुस्कुराते हुए कहा था। शादी कर ली? बताया भी नहीं। ये तो अम्मी मुझे ना बताती
تو میں کبھی بھی جان ہی نہیں پاتا کہ عروبہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ وہ گہرے غم میں ڈوبا عروبہ سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ ارشد نے فوراً سے عروبہ سے پوچھا۔ یہ ہمارے پڑوسی تھے، ابھی بھی ہیں، ہمارے گھر کے برابر میں جو گھر ہے نا، انہی کا ہے۔ یہ لندن میں تھا، میرا بچپن کا دوست ہے۔ عروبہ نے اپنے شوہر سے کہا تو اس کے شوہر کے چہرے کی رنگت اڑی۔ اچھا، تو تمہارا یہ بچپن کا دوست ہے؟ ارشد نے دوبارہ سے تصدیق کی تو عروبہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ جی، بچپن میں تو سبھی دوست ہوتے ہیں نا، ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ بڑے ہوتے ہیں، بس اسی لیے، ورنہ یہ تو 3 سال سے لندن میں ہے، ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عروبہ نے فوراً سے اپنی صفائی پیش کی تو ارشد مسکرا دیا۔ بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی تم میری۔ ارشد نے اس کا ہاتھ ہمدان کے سامنے پکڑا تھا اور پھر لبوں سے لگا لیا۔ عروبہ تو اس حرکت پر تھم سی گئی تھی اور فوراً سے پلکیں جھکا لیں، جبکہ ہمدان کے دل کے کئی ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ معاف کرنا گفٹ نہیں لا سکا، بس دعائیں ہیں جو تمہارے ہمراہ رخصت کر رہا ہوں۔ ہمدان نے گیلی آنکھوں سے ایک بار پھر سے مسکرا کر کہا اور پھر پلٹ کر اپنے والدین کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس کی والدہ نے اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں، سب ٹھیک تو ہے، ہمدان نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ بہت تھکا ہوا ہوں۔ عروبہ کو مبارکباد دینے آیا تھا، صرف شکایت بھی کی کہ مجھے پتہ تک نہیں چلنے دیا اس نے۔ عروبہ کی والدہ سے ملتے ہوئے کہا، بس بیٹا، حالات ہی ایسے ہو گئے کہ ہمیں عروبہ کو رخصت کرنا پڑا۔ دراصل ارشد کے گھر والوں نے بہت جلدی مچا دی تھی شادی کی، اور رشتے کے لیے بھی انہوں نے ذرا صبر نہیں کیا تھا، ہمیں ہاں کہنا ہی پڑا۔ اس کی والدہ نے ہمدان سے کہا تو وہ ایک بار پھر سے نگاہیں اٹھا کر عروبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ارشد اور عروبہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ہمدان نے کرب سے اپنی آنکھیں موڑ لی۔ خدا تمہیں خوش رکھے عروبہ، میری تو بس یہی دعا ہے۔ اس نے اپنے دل کے کئی ٹکڑوں کو سمیٹ کر جوڑ کر ٹوٹا ہوا دل اپنے سینے میں جیسے دوبارہ سے رکھ دیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ دل جڑ تو گیا تھا اور اس کے زخموں سے خون ابھی تک رس رہا تھا۔ ہمدان تھوڑی ہی دیر بعد تقریب سے اپنے والدین کے ہمراہ رخصت ہو گیا تھا۔ عروبہ کی رخصتی کا شور مچا تو وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ شادی ہی تو ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سے بچھڑ کر بہت دکھ ہو رہا ہے تمہیں۔ ارشد نے عروبہ پر طنز کیا تو عروبہ نے ایک نظر ارشد کی طرف دیکھا تھا اور کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شادی کی تقریب سے ہی وہ اس پر لاتعداد بار طنز کر چکا تھا اور وہ چپ چاپ یہ برداشت کر رہی تھی۔ اپنے چہرے پر ہنسی برقرار رکھتے ہوئے اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ خوش ہے، لیکن یہ تو اب پتہ چلنا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر ارشد کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 سے 3 اور پھر 3 سے 4 بج چکے تھے۔ بیٹھے بیٹھے عروبہ کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ ارشد اپنے دوستوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا اور بیوی کے آنے کو شاید بھول ہی گیا تھا۔ 4 بجے کے بعد اسے نیند نے آ گھیرا تو وہ برائڈل ڈریس کے ساتھ ہی بیڈ پر سو گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب کسی نے اسے زور سے جھنجھوڑ کر بیڈ پر سے اٹھایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، شوہر کا انتظار تک نہ کیا اور سو گئی ہو تم؟ عروبہ نے مندی مندی آنکھوں سے سامنے کھڑے ارشد کو دیکھا جو اس پر برس رہا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے تمہیں یا نہیں؟ تمہارا ذہن بھی جیسے کھو سا گیا ہے، ارشد نے نیند میں ڈوبی عروبہ سے چلا کر کہا تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ اس نے ارشد کی طرف دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شادی کی پہلی رات اپنی دلہن سے کوئی ایسے کیسے پیش آ سکتا ہے؟ واش روم میں پانی کے چھینٹے منہ پر مار کر وہ یہی سوچ رہی تھی۔ اب اسے واش روم میں داخل ہوئے 15 منٹ بھی نہ ہوئے تھے کہ دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ کیا ہوا؟ اندر مر تو نہیں گئی ہوں؟ ارشد کے منہ سے پہلے روز یہ الفاظ سن کر اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ نہیں، باہر نکل رہی ہوں، اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے ارشد سے کہا اور اگلے ہی لمحے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے جا کر بیڈ پر بیٹھی تو ارشد نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہارے چہرے پر اتنی غم کی لکیریں کیوں ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ اور عروبہ نے یہ سنا تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ارشد کے کہنے پر اس نے فوراً سے اپنی صفائی پیش کی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، مجھے بے وفا عورتوں سے سخت نفرت ہے۔
मेरी पहली बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हें तो मैं ऐसा कस कर रखूंगा कि तुम मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। उरूबा के पैरों तले से जमीन निकल गई। आपकी पहली बीवी? उसने आईब्रो इकट्ठे करते हुए उससे पूछा। हाँ, मैं पहले से शादीशुदा था, भाग गई वो, इसलिए तुमसे शादी की। पर मैं अब औरतों को छूट देने के कायल नहीं। सर पर चढ़ जाती हैं, बेवफा हो जाती हैं, अपने हुकूक के नाम पर बेहयाई फैलाती हैं। लेकिन तुम याद रखो। उसने अरूबा का जबड़ा अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया कि वो संभल न सकी और आंधे मुंह जा गिरी। उसका सर बेड से टकराया और खून निकलने लगा। शादी की पहली रात ही अपने साथ ये सलूक देखकर अरूबा का दिल खून के आंसू रो रहा था। आपने मुझे धक्का दिया? वो इस शदीद कैफियत में मुब्तला थी। नहीं, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, तुम खुद ही फिसल कर गिर गई। खड़ी हो जाओ, चलो, मैं तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देता हूँ। रूबा का दिल चाहा वो सामने खड़े अपने मिजाजी खुदा का मुंह नोच ले, जिसने उसे शादी की पहली रात ही जुल्म का निशाना बनाया था। उसने फौरन से अपने सर पर दुपट्टा रखकर जख्म को दबाना चाहा। खून रुक गया था। बस भी कर दो अब, कोई इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी जो नाजुक कम उम्र लड़कियों की तरह रो रही हो। पूरे 25 साल की हो, गिनों की पूरी हो, बड़ी उम्र की हो, तो इस तरह रवैया अख्तियार किए रखो। 18-19 साल की लड़की बनने की जरूरत नहीं, पूरी औरत हो तुम। उसने उसे कमर से खींचकर खुद के करीब करते हुए कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहा था। उरूबा का दिल फटने के करीब था। वो उस पर हावी होने लगा, लेकिन उरूबा का दिल तो जैसे मर ही गया था। शादी की पहली रात ही उसे कैसा तोहफा मिला था, वो संभल ही न सकी। आंसू उसकी आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। उरूबा से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद बेड की दूसरी तरफ रुख करके वो सो गया था और वो घुटनों में सर दिए सिसकियों से रोती रही। अपनी आवाज़ बंद रखो, रोना है तो बाहर जाकर दफा हो जाओ और रो, मेरा सर खाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो तुम्हारा गला ही दबा दूंगा। अचानक नींद से उठकर उसने उरूबा को एक थप्पड़ रसीद किया और ख़बरदार करने वाले अंदाज में कहा। तब वो फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। रात न जाने कौन से पहर उसकी आंख लग गई। सब उसकी आंख खुली तो वो उसके सर पर खड़ा उसे घूर रहा था। कब तक पड़ी सोती रहोगी और सुस्ती फैलाओगी? वक्त देख रही हो, 8 बज रहे हैं। उरूबा की आंखों में अभी तक आंसू ठहरे हुए थे। नई नवेली दुल्हन कब 8 बजे उठती है? वो उससे कहना चाहती थी लेकिन कह ना सकी। जिसका अरशद जैसा शौहर हो वो ज़रूर उठे, 8 बजे ही उठ जाती होगी, या फिर उसे तो नींद ही नहीं आती होगी। उसने दिल ही दिल में सोचा, तैयार हो जाओ, नीचे चलो, सब नाश्ते की मेज़ पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उरूबा ने कुछ भी न कहा, सिर्फ हाँ में सर हिलाया। और हाँ, याद रखो, उसने उसे कलाई से थाम कर खुद के करीब किया, मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। चोट का कहें तो कह देना अंधेरे में दरवाजे से टकरा गई थी, या कुछ भी बहाना बना लेना। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वैसे मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, लेकिन मेरी इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में है। मेरी इज्जत करोगी तो तुम्हारी इस घर में इज्जत होगी, और अगर नहीं करोगी तो तुम भी यहाँ जलील और रुस्वा होकर रह जाओगी। उरूबा ने अपने आंसू पीते हुए सर हाँ में हिलाया था। उसे बहुत दुख हो रहा था। अम्मी अब्बू आप कहाँ हैं? आपकी बेटी तबाह व बर्बाद हो रही। उसे उम्मीद थी कि नाश्ते पर उसके वालिदैन आए होंगे, लेकिन ये क्या? अरशद की माँ ने उसे बताया कि उन लोगों ने फ़ोन करके आने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। सुबह सुबह कहाँ तशरीफ़ लाएंगे? वैसे भी हमारे घर में सब कुछ मौजूद तो है, हम आपकी बेटी को नाश्ता भी करवा लेंगे। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। रूबा ने चाय का क़िबला से लगाते हुए सोचा। अरशद की माँ भी अरशद की दनाई थी, उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था। अरशद नाश्ता करके खड़ा हुआ तो वो भी उसकी पैरवी में खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो तुम? यहीं बैठो। अब क्या मेरा दुमछल्ला बनकर घूमती रहोगी? खानदान के दूसरे लोगों के सामने इस कदर बेइज्जती पर उरूबा की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हो गया है? प्यार से बात कर लो, बीवी है। पुप्पो ने उसे डांटा तो अरशद फीकी हंसी हंसते हुए उसे देखा। ये बीवी है ना, ऐसी ही होती हैं, शौहर को बेइज्जत करवाती। कोई बात नहीं पुप्पो, डांट लिया तो क्या हो गया? उसने फौरन से मुस्कुराते हुए अरशद की तरफदारी की तो उसकी पुप्पो ने हैरत से उसे देखा। अरशद वहाँ से चला गया था और वो उंगलियां मरोड़ कर वहीं बैठी रही। मेरी बात सुनो बेटा, वो गुस्से का तेज है, शक्की और वहम मिजाज का भी है, लेकिन तुम उसे ज़्यादा शय मत देना।
उसे जूते की नोक पर रखना। ये मर्द ऐसे ही सीधे होते हैं। पुप्पो ने तो उसे अलग ही मशवरा दिया था। अब वो किसके मशवरे पर अमल करती या क्या करती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे ये अरशद कहाँ चला गया? अरशद की वालदा वहाँ आई तो उसे ना पाकर उन्होंने उरूबा से पूछा, पता नहीं, कहीं गए हुए हैं। ऐसे कैसे चला गया? तुम्हें मायके में कौन छोड़ेगा? आंटी मैं छोड़ देता हूँ, मैं वैसे भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आ जाएं भाभी, आपको मैं गाड़ी में छोड़ दूंगा। रूबा ने अरशद की तलाश में इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। ठीक है, उसने दुपट्टा सर पर जमाया, अपने आंसू पिए और उसकी गाड़ी में जाकर पीछे बैठ गई। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, 16-17 साल की है, आगे भी बैठ जाती तो कोई मसला नहीं होता। ये पुप्पो का सबसे छोटा बेटा था, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसी दौरान अरशद अपनी गाड़ी पर अंदर दाखिल हुआ था और उसने अरूबा को कज़न के साथ जाते देख लिया। उसका खून खौल उठा। अब वो शिद्दत से अरूबा के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। शाम के 7 बज चुके थे और अरशद अभी तक उसे लेने नहीं आया था। उसने फ़ोन मिलाया। अरशद, आप कहाँ रह गए हैं? दूसरी तरफ से अरशद ने उसे जो जवाब दिया था, उसे सुनकर अरूबा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वहीं बैठी रहो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूछे बगैर मेरे कज़न के साथ आने की? अरूबा शशदर रह गई। मुझे अम्मी और पुप्पो ने कहा था। अरूबा ने अपनी सफाई पेश की। तो क्या अम्मी और पुप्पो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? तुम्हारे शौहर हैं? हाँ, बताओ मुझे। वो उस पर चीखने लगा, आंखों से आंसू बह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। इसी दौरान हमदान उनके घर में दाखिल हुआ और उसकी आवाज़ बाज़ाब्ता तौर पर अरशद को फ़ोन पर सुनाई दी। अब वहाँ अपने कौन से यार के पास बैठी हो जो तुमसे बात कर रहा है? हाँ। रूबा ने कर्ब से अपनी आंखें मींच कर फ़ोन की तरफ देखा था। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अब्बू मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं। खबरदार, खबरदार, अगर तुम यहाँ आए मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये सुनकर अरूबा फूट फूट कर रो पड़ी थी। हमदान ने बेख्तियार उसको देखा था। अम्मी अम्मी वहीं बैठकर रोने लगी। अरशद फ़ोन बंद कर चुका था। क्या हुआ मेरा बेटा? अरूबा ने शुरू से लेकर आखिर तक हमदान की परवाह न करते हुए सारी कहानी सुना दी थी। ऐसे कैसे तुम्हारी टांगें तोड़ेगा? मैं उसके हाथ ना तोड़ दूँ जो मेरी बेटी की तरफ बढ़े? समझता क्या है ये खुद को? उसके वालिद साहब शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी बेटी को लिया ससुराल पहुँच गए। आपके बेटे ने मेरी बेटी को आज इतना रुलाया है, इतनी धमकियाँ दी हैं, शादी के पहले दिन ये हाल है। ये तो मेरी बेटी को मार कर छोड़ेगा। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बस गुस्से में कह रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं। अरूबा ने शायद कुछ ज़्यादा ही महसूस कर लिया और आपसे कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाओ अरूबा, तुम मेरी बीवी हो और शौहर थोड़ा बहुत तो गुस्सा कर ही लेते हैं। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? उसने हंसते हुए इंतहाई नरमी से कहा। तो उसके वालिद साहब ने अरूबा को जाने का इशारा किया था। वो कांप रही थी। उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। आओ बैठो, यहाँ बैठो। अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसने अरूबा को रसीद किया था। क्या समझती हो, अपने वालिदैन से मेरी शिकायत लगाकर तुम मेरे अजाब से बच जाओगी? अभी तुमने अरशद को ना देखा है और ना जाना है। अगर जान गई और देख लिया तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही। उसने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया था। अरूबा से पूरे दिन ढंग से खाना भी नहीं खाया गया था। उसे चक्कर से आने लगे थे, लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया। मुझे माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरशद ने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही थी। अरूबा को उस शख्स से नफरत होने लगी थी जो सिर्फ उसके वजूद से मोहब्बत करता था, या शायद उसका वजूद भी उसकी ज़रूरत था और वो अरूबा की ज़ात से नफरत करता था। वो आज भी मैके आई हुई थी और रात को अरशद के तशद्दुद का निशाना बनी थी। उसके वालिद साहब सख्त गुस्से में थे। हमदान की फैमिली दावत पर उनकी तरफ मौजूद थी। वो कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। जब हमदान उसके पास आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, मेरे शौहर को पता चलेगा। तो वो चीखने लगी, तुम्हारा शौहर इस वक्त मौजूद नहीं है और उसे कौन बताएगा कि मैं यहाँ आया हूँ? और मैं कोई गलत इरादे से तो नहीं आया। मैं तो तुम्हें होश दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस शख्स से अभी अलग हो जाओ। कल को अगर तुम्हारी औलाद हो गई तो तुम्हें बहुत मुश्किल पेश आएगी। हमदान ने उसे हमदर्दी और नसीहत की तो उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई। तलाक का दाग लगेगा तो अलग, मुझ पर इल्ज़ामात लगेंगे।
اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ رو پڑی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اس پر طلاق کا داغ لگے، لیکن آخر کب تک؟ وہ ارشد کے ظلم کا شکار بنتی رہی۔ بالآخر شادی کے 3 مہینے بعد ارشد نے اسے ایک روز تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد نہ صرف گھر سے نکال دیا تھا بلکہ طلاق بھی دے دی تھی۔ اس کے پاس اس کا فون موجود تھا۔ اس نے فوراً سے ہمدان کو فون ملایا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ خدا کا واسطہ، آئی کانٹ بلیو یار، تم اس چھچندر کے لیے رو رہی؟ تمہیں پتا ہے کہ تم نے اپنی شادی کے 3 مہینے بھی اس کے پیچھے ضائع کیے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، کاش میں نے اس شخص سے شادی نہ کی ہوتی۔ ہمدان نے اگلی صبح ہوتے ہی اسے اس کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ عروبہ کی عمر ہی کیا تھی جو اسے طلاق کا داغ لگ گیا تھا۔ اگلے دن وہ پھر اس کے گھر آیا تھا۔ تم یہاں بار بار چکر مت لگایا کرو، میں عدت میں ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ ان پورے 3 مہینوں میں ہمدان ہی وہ واحد شخص تھا جس نے اسے ہر ممکن حد تک یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ تمہاری زندگی تمہارے لیے بہت اہم ہے اور تمہیں اپنی زندگی کے لیے خود اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر تم خود اسٹینڈ نہیں لوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ خود سے پیار کرو اور اس شخص سے پیچھا چھڑواؤ۔ میں بس تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ اس نے تمہاری وجہ سے ہی مجھے چھوڑا، تمہاری وجہ سے ہی میری ذات پر الزام لگا۔ میں جانتی ہوں اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، پر اب میں اس کی باتوں کو سچ ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ ہمدان نے دوپہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کتنی خوبصورت اور پازیٹیو لڑکی، کتنی منفی بنا دی گئی تھی۔ انسان کو رویے بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا وقت لو اور ہاں، میرے بارے میں ضرور سوچنا۔ عروبہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں اب زندگی میں کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ہمدان نے فوراً سے کہہ کر کمرے سے باہر قدم رکھ دیے تھے۔ یہ لڑکی اب شاید ہی کبھی شادی پر دوبارہ مان جائے۔ دکھ ہی اتنا بڑا ہے کہ شاید ہی سنبھل پائے۔ لیکن تم یاد رکھو عروبہ، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور شاید میری محبت ہی تھی جو تم ارشد کے ساتھ گھر نہ بسا پائیں۔ اس نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے سوچا، لیکن اب میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تمہیں مجھ سے شادی کے لیے تیار کرنا ہے، اور تم دیکھنا میں یہ چیلنج قبول کر کے رہوں گا۔ عروبہ کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ ہمدان نے اس کے گھر جانا بالکل ختم کر دیا تھا۔ کبھی کبھی فون پر اس کی خیریت دریافت کر لیتا۔ عدت ختم ہونے کے چند دن بعد وہ اپنی دوست سے ملنے گئی تھی، اور پھر وہاں سے ہمدان اسے اپنے گھر لے جانا مناسب سمجھا۔ وہ لوگ اس کی طلاق کے بعد گھر تبدیل کر چکے تھے، اور نئے گھر میں اس نے دھوکے سے عروبہ کو بلا کر نکاح کر لیا تھا۔ عروبہ کی فیملی والے بھی راضی تھے، اسی لیے عروبہ کی مخالفت پر کسی نے کوئی اثر نہ لیا، اور یوں ہمدان کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ پر وہ ہمدان سے سخت ناراض تھی۔ شادی کی اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو ہمدان اسے چہرہ تھپ تھپا کر اٹھا رہا تھا۔ اٹھ جاؤ میری جان، ناشتہ کر لو۔ اتنی محبت بھرے انداز پر اسے ارشد کا وہ گھنونا لہجہ یاد آیا جس کی وجہ سے اس کی شادی کے اتنے دن برباد ہو گئے تھے۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ ہمدان فوراً سے اس کے برابر میں جگہ بنا کر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا۔ تو عروبہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناشتہ کر لو، خود تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ گھر میں سب سو رہے ہیں، سوچا کیوں نہ اپنی بیگم کے لیے ناشتہ بنایا جائے۔ ہمدان کا یہ محبت بھرا رویہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی۔ وہ مسکرا کر جا کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا۔ عروبہ نے چند نوالے ہی لیے تھے۔ اسے یاد آیا ہمدان سے پوچھے کہ اس نے ناشتہ کیا یا نہیں۔ اس نے گلا کھنکار کر ہمدان کی طرف دیکھا۔ تم نے ناشتہ کر لیا؟ ہمدان نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ٹرے لے کر کھڑی ہوئی، صوفے پر اس کے برابر میں جگہ بنائی اور اس پر ٹرے رکھی۔ میرے ساتھ ناشتہ کرو، اکیلے ناشتہ کرتے اچھا نہیں لگتا، اس نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن ہمدان کے لیے یہ بہت تھا۔ وہ اس سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ آج کہیں باہر گھومنے جائیں؟ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ تمہیں ساحل سمندر بہت پسند ہے نا؟ ہم وہاں چلتے ہیں۔ نہیں پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ہمدان کو منع کرنا چاہا، لیکن ہمدان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لے کر سمندر کے کنارے پر آ گیا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ وہ وہیں ریت پر بیٹھی پانی کی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ ارشد کے ساتھ گزارا گیا وقت اسے یاد آنے لگا۔ ہمدان پانی میں خوب انجوائے کر رہا تھا اور اسے بھی بلانے کی بار بار کوشش کر رہا تھا، پر وہ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو اپنے دکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں ارشد کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی؟
अरूबा ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। तुम्हें क्या मतलब है कि मैं जहाँ भी मौजूद हूँ? बदतमीज औरत, मुझसे तलाक लेकर अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। तुम लड़कियां होती ही बेवफा और बेहया होती हो। मैंने इसीलिए तुम्हें तलाक दी, ना कि तुम उसके साथ घूमोगी। देखो तुमने वही किया। अरूबा का दिल जैसे बैठने लगा। उसे जवाब देना चाहती थी, पलट कर वार करना चाहती थी, लेकिन उसका दिल जैसे एकदम से डूबने लगा। हमदान ने दूर से ही देख लिया था कि अरूबा कुछ परेशान दिखाई दी। दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहते साथ ही इसकी नज़र जैसे सामने पड़ी। अरशद उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम मुझे दफ़ा होने का कह रहे हो? हमदान ने गुस्से में से कहा तो अरशद बिफर गया। मेरी बीवी को लेकर खबरदार अपने मुंह से एक लफ्ज़ ना निकालना। ये तुम्हारी बीवी नहीं, ये अब मेरी बीवी है। तुम्हारा इससे जो ताल्लुक था वो टूट गया। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक भी लफ्ज़ निकाला तो अपने पाँव पर सलामत वापस नहीं जा सकोगे। अरशद ने आंखें सुकेड़ कर हमदान को देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंस हंस कर वहाँ खड़े लोगों को मुतवज्जे करने लगा। देखो देखो, मेरी बीवी गैर मर्द के साथ पकड़ी गई। अरूबा ने ही सुना तो उसका सर चकराने लगा और वो वहीं हमदान की बाहों में झूल गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी ज़बान संभाल कर रखना। तुम इसे तलाक दे चुके हो, अब चाहे वो जिससे भी शादी करे। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ ही हमदान आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद करने के साथ मुक्कों और लातों की भी बरसात कर दी थी। अरशद समझ न सका हमदान गुस्से में ये सब भी कर सकता है। वो उल्टे कदमों दौड़ने लगा। इसी दौरान पुलिस भी आ गई और वहाँ झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। अरूबा होश में आ चुकी थी। वो रो रही थी। हमदान को छोड़ दो, मर जाएगा, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा। वो लहूलुहान हो चुका था। भागने ही लगा था कि पुलिस ने अनजाने में हमदान पर फायर कर दी। गोली आकर सीधा हमदान के बाजू को छू कर निकल गई। खून तेजी से बहने लगा। अरूबा ने अपना दुपट्टा फाड़कर खून को रोकने की भरपूर कोशिश की थी। हमदान के बाजू में पट्टी बांधकर उसने हर मुमकिन हद तक खून को दबाव कम करने की कोशिश की। मदद मदद, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोग जमा होकर हमदान को अस्पताल पहुंचाने लगे। ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने 2 दिन का वक्त दिया था। वो कोमा में चला गया था। ये वक्ती कोमा है। अगर उनके खून की मिकदार पूरी कर दी गई तो ये होश में आ जाएंगे। उसे तकरीबन 3 बोतल खून की चढ़ी थी। इस सब के पीछे मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं ही कसूरवार हूँ। काश ये सपना होता। अरूबा वहीं बैठी जोर जोर से आंसू बहा रही थी। तुम हिम्मत रखो, हौसला रखो और अपने रब से दुआ मांगो, वो सब बेहतर कर देगा। 2 दिन तक वो वहीं खाए पिए बगैर बैठी रही। हमदान को होश आ चुका था। डॉक्टर ने उसे इत्तला दी तो वो दौड़कर उसके पास गई। कैसे हो तुम? उसने बेताबी से उससे पूछा। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। अभी वो शायद बोलने के काबिल ना था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की। मेरी वजह से तुम्हें गोली लगी। काश मैं तुमसे शादी ही ना करती। काश ये सब कुछ ना हुआ होता। वो अपने आंसू साफ करके उसे देख रही थी। हमदान ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम मेरी बीवी हो और तुम पर उठने वाली हर आंख को मैं बर्बाद कर दूंगा। मुझे इस बात का गम नहीं कि मुझे गोली क्यों लगी, बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अरशद को भरपूर जवाब दिया और वह दुम दबाकर भाग गया। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। मैंने तो ये साबित कर दिया ना। उसने अरूबा से पूछा तो अरूबा के आंसुओं में तेजी आ गई। तुम जल्दी ठीक होकर घर आ जाओ। अच्छा, अगर घर आ जाऊंगा तो शौहर मान लोगी ना? उसने शरारत की तो अरूबा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। तुम घर आ जाओ, फिर मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें ज़रूर अपना शौहर तस्लीम कर लूँगी। बल्कि तुम मेरे शौहर ही हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। अरशद ने खुद शादी कर ली और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वो तो होता कौन है मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाला? अरूबा ने कासिम से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन ज़रूर तुम इस बात का एतराफ़ करोगी कि अरशद को छोड़कर, उसकी ज़िंदगी से निकाल कर अल्लाह ने तुम्हारे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला दिया है। अरूबा ने मुस्कुराकर हमदान की तरफ देखा और उसके सीने से लगकर उसका माथा चूमा था। हमदान उसे देख कर रह गया। मिसेस ने तो अभी से ही मुझे शौहर मान लिया है। उसने आंख दबाई तो अरूबा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और हया की लाली ने उसके चेहरे की खुशी दुबाला कर दी थी। वो सेहतियाब होकर घर आ चुका था। अरूबा ने उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी थी और अपनी ज़िंदगी से सारी मनफियत निकाल कर दूर फेंक दी थी। अब वो दोनों बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। अरूबा ने अपना आप हमदान के हवाले कर दिया था
وہ اس پر محبت کی بارش برسا رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بالکل اپنے دل کی طرح۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی کی اور کاندھا چوم کر کہنے لگا تو روبا نے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ شادی کے 2 سال بعد انہیں اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ وہ ایک بیٹی کے والدین بن چکے تھے۔ حمدان نے عروبہ کا شکریہ ادا کیا تھا، مگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی اور عروبہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر کہہ رہا تھا۔ عروبہ نے شکر گزاری کے احساس سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اگر وہ اس شخص سے اپنا پیچھا نہ چھڑاتی تو شاید زندگی کبھی اتنی حسین نہ ہوتی۔ اس نے بے اختیار سوچا، اب وہ دونوں زندگی کی خوبصورت منازل طے کر رہے تھے۔ خدا ان پر مہربان تھا اور محبت بھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔